Hello, good morning friends and welcome to today's session literary terms, forms and moment. Dear friends, आज के इस सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है, यह किस प्रकार का टर्म है और इस टर्म को किस सेंचुरी के पोएट्स फॉलो करते थे और मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर के रूप में किसको जाना गया है। मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने वाले जो पोएट्स थे वह कितने भागों में डिवाइड थे, यानी वह किस किस प्रकार की पोएट्री लिखा करते थे और इस टर्म को किसने एक्सटेंड किया और यह कब लिटरेरी टर्म के रूप में डेवलप्ड हुआ। तो इन ढेर सारे डाउट्स को आज हम सभी समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स फिजिकल एलिमेंट, यानी एक ऐसा वर्ड जो नेचर से परे यानी प्रकृति से दूर की बातों को बताने का प्रयास करता है या समझाने की कोशिश करता है, मेटाफिजिक्स हो सकता है। और मेटाफिजिक्स जो टर्म है, इसका जो इफेक्ट, इसका जो प्रभाव था वह जॉन डन की पोएट्री में ज्यादा दिखे जाने लगा। इसलिए जॉन डन के लिए कुछ टर्म भी, कुछ सेमफुल रिमार्क भी एड्रेस किए गए हैं, जैसे कि जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। जॉन डन एक ऐसे पोएट थे जिनके कविताओं में मेटाफिजिक्स का इफेक्ट या फिर अफेक्ट यानी कि प्रभाव दिखता था। दिस इज द सेमफुल रिमार्क फॉर John Donne by John Dryden in his book Discourse Concerning Satire। जॉन ड्राइडेन ने एक वर्क को राइट किया, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, और इस वर्क में जॉन डन के लिए एक सेमफुल रिमार्क दिया। वह रिमार्क कुछ इस प्रकार था कि जो जॉन डन की पोएट्री है उसमें मेटाफिजिक्स का इफेक्ट दिखता है, यानी असर दिखता है। एंड डन इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, और जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक्सटेंड दिस टर्म एंड ही अप्लाइज इट। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को अपनी कविताओं में फॉलो किया, यानी कि यूज किया। ही अप्लाइज इट, और इसको अप्लाई भी किया, यानी फॉलो भी किया। नाउ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता के लिए। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स is used for a group of 17th century poets, यानी कि
मेटाफिजिकल पोएट्स, यह टर्म 17वीं शताब्दी के पोएट के लिए यूज किया गया है। यानी 17वीं शताब्दी के पोएट्स का एक ऐसा ग्रुप जो मेटाफिजिकल फीचर्स को फॉलो करता था, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना गया है। दे आर अफेक्टेड मोर आर लेस बाई डन इन यूजिंग द सेम पोएटिक इमेजेस इन सेक्युलर एज वेल एज रिलीजियस पोएट्री। अर्थात ये जितने भी 17वीं शताब्दी के पोएट थे, जैसे जॉन डन, क्लीवलैंड, मार्वेल, कावले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशॉ, हेनरी वागन, अब्राहम कावले, एंड्री मार्वेल, अर्थात ये जितने भी इस समय के इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, इनकी कविताओं में या फिर इनकी रचनाओं में जॉन डन का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा दिखता था या बहुत थोड़ा भी दिखता था। इसलिए ये जितने भी पोएट थे मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप में शामिल किए गए। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दे आर अफेक्टेड मोर आर लेस बाय डन इन यूजिंग द सेम पोएटिक इमेजेस इन सेक्युलर एज वेल एज रिलीजियस पोएट्री। चाहे उनकी कविता धर्मनिरपेक्ष हो या फिर धार्मिक हो, उनकी कविताओं में जॉन डन के जो इफेक्ट था या जॉन डन के जो फीचर्स थे उनकी कविताओं में दिखा जाने लगा। इस वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाने लगा। आई होप कि यह पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और आप लोग ध्यान देंगे कि इस समय के जितने भी पोएट्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक ऐसा पोएट का ग्रुप जो कि रिलीजियस पोएट्री को लिखा करता था, दूसरा एक ऐसा ग्रुप जो कि सेक्युलर पोएट्री लिखा करता था। इसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टर्म, इस टर्म की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह क्या हो सकती हैं, आइए समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टर्म आर डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट जो थे उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, यानी कि ज्ञान को, नॉलेज को वे लोग ओपन करते थे, यानी नॉलेज को दिखाते थे। एक्सप्रेशन ऑफ न्यू थॉट और आइडिया, नए नए विचारों या भावों का एक्सप्रेशन भी देते थे। इंटेलेक्चुअल अपील, इनकी कविताओं में बौद्धिक क्षमता यानी कि बौद्धिक अपील भी होती थी। एंड द यूज ऑफ फार फेच्ड इमेजेस, और इनकी कविताओं में फार फेच्ड इमेजेस भी प्रयोग किए जाते थे। अर्थात यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि यूपी के टीएसटी पीएसटी एग्जाम में शायद पूछा भी गया है कि वह कौन सा ग्रुप है जो फार फेच्ड इमेजेस को प्रयोग करता था, तो मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल पोएट। अब आइए इस समय के ग्रुप को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिक ही बना लेते हैं। वह ट्रिक इस प्रकार का है, लैंड, मार्वेल, ले, इनमें से
थोड़ा थोड़ा अक्षर लेते हैं। लैंड यानी कि क्लीवलैंड, मार यानी मार्वेल, ले कावले, यानी कि ये ऐसे पोएट्स थे जिनकी पोएट्री या जिनकी कविता सेक्युलर हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? सेक्युलर, यानी कि लैंड, मार, ले और सेक्युलर पोएट्रीज थीम, यानी हम लोग कह सकते हैं ट्रिकी बनाने के लिए बाकी इन 3 पोएट्स को छोड़ करके अन्य जितने भी पोएट्स थे वे लोग रिलीजियस थीम को दिखाया करते थे या फिर रिलीजियस पोएट्री लिखा करते थे, यानी कि नॉन सेक्युलर पोएट्री। तो इस पॉइंट को समझते हैं कि जॉन डन, हर्बर्ट, वागन, ट्राहेर्न आर नोन फॉर रिलीजियस पोएट्री। किस पोएट्री के लिए जाने गए हैं? रिलीजियस पोएट्री। बट क्लीवलैंड, मार्वेल एंड कावले आर नोन फॉर सेक्युलर पोएट्री। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है इन पोएट्स में। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इन सभी पोएट्स के विषय में जान लेते हैं कि इस समय के पोएट की जो कविताएं हुआ करती थी उन कविताओं में किस प्रकार का सेंस या थीम हुआ करता था। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जितने भी सबसे पहला पॉइंट यह है कि डन के साथ जितने भी पोएट्स थे उनकी हर पोएट्री का थीम रिलीजियस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप एक पॉइंट सबके लिए लर्न कर लेंगे कि जॉन डन, हर्बर्ट, वागन, ट्राहेर्न आर फॉलोड रिलीजियस थीम दियर पोएट्री। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं। जॉन डन्स पोएट्री इज नोन फॉर विक्टिज्म एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जॉन डन की जो कविता है उस कविता को या उनके कविता में बुद्धिज्म यानी बुद्धि का यानी नॉलेज प्रयोग किया गया है और कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता हुआ करती है, यानी कि जॉन डन की पोएट्री इज नोन फॉर विक्टिज्म एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि अन्य इस समय के जो पोएट्स थे उनकी कविताओं में इस प्रकार के फीचर नहीं दिख रहे थे। शायद यही वो वजह है कि इनको लीडर भी माना जाने लगा और इसी वजह से इनको द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाना गया है। तो ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लेंगे। सेकेंड लेते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट इज फेमस फॉर सेंट। जॉर्ज हर्बर्ट या सेंट के लिए फेमस थे। सेंट यानी कि महात्मा, साधु, संत। क्यों थे? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस थीम, क्योंकि इनकी कविताओं का जो थीम था वह रिलीजियस हुआ करता था। इस वजह से जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री का थीम क्या माना जाने लगा? सेंट या फिर रिलीजियस, क्योंकि ये रिलीजियस पोएट्री लिखा करते थे। रिचर्ड क्रैशॉ हैज रिटन हिज पोएम ऑन लव एंड रिलीजियस थीम। वंस अगेन, एक बार फिर से, इस समय के जो पोएट थे रिचर्ड क्रैशॉ, इन्होंने अपनी पोएट्री की थीम को रिलीजियस दिखाया, साथ ही साथ लव, इन्होंने लव को भी दिखाया। यानी वी कैन से दैट रिचर्ड क्रैशॉ हैज रिटन हिज पोएम्स ऑन लव एंड रिलीजियस थीम।
नेक्स्ट लेते हैं हेनरी वागन। हेनरी वागन इज अ मिस्टिक बाय हार्ट। हिज थीम इंक्लूड्स चर्च फेस्टिवल, चाइल्डहुड मेमोरीज। हेनरी वागन एक ऐसे पोएट थे मेटाफिजिकल टाइम के, जिनके पोएट्री में चर्च फेस्टिवल, चाइल्डहुड यानी बचपन की यादों को, और जो चर्च हुआ करते हैं उसमें जो फंक्शन होते थे उस फंक्शन को जोड़ा गया था, यानी उसके थीम को प्रेजेंट किया गया था। इसलिए हेनरी वागन इज अ मिस्टिक बाय हार्ट हिज थीम, यानी कि अपनी थीम के लिए, यानी उनकी कविताओं का जो थीम हुआ करता था वह हुआ करता था चर्च फेस्टिवल और बचपन की यादें, यानी चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट लेते हैं अब्राहम कावले। अब्राहम कावले इज अ ट्रांजिशनल पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। अब्राहम कावले को मेटाफिजिकल स्कूल का ट्रांजिशनल पोएट यानी परिवर्तन करने वाले कवि, यानी उनके कविताओं में चेंजिंग दिखने लगी, इस नाम से उनको जाना गया है। यानी कि अब्राहम कावले इज अ ट्रांजिशनल पोएट of the metaphysical school. His poetry is known for reminiscence imagery. इनकी कविताओं में reminiscences यानी यादों को और images यानी फोटोज यानी तस्वीर को दिखाया गया। यानी जब एक कविता को एक्सप्लेन करते थे तो एक तस्वीर बन जाती थी, नहीं पिक्चर बन जाती थी, और ऐसी कुछ पास्ट की मेमोरीज यानी यादों को भी दिखाया करते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल इज अ ह्यूमनिस्ट एंड विट्टी पोएट। हिज पोएट्री इज नोन फॉर लव फॉर नेचर। इस समय के जो नेक्स्ट पोएट हैं वह है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल जो कि ह्यूमनिस्ट और विट्टी पोएट के रूप में याद किए गए हैं, और इनकी कविताओं का जो थीम था वह लव फॉर नेचर। कैसा थीम था? लव फॉर नेचर। एक पॉइंट और आप लोग याद कर लेंगे कि टी.एस. इलियट ऐसे मेटाफिजिकल पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट नाम से टी.एस. इलियट ने एक एस्से को भी राइट किया। इसमें मेटाफिजिकल ग्रुप के जो क्वालिटीज होते थे, जो फीचर्स होते थे, उन सबको दिखाया गया था। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP जोन को सब्सक्राइब कर ले। एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे कि यह वीडियो स्पेशली GIC प्रवक्ता के लिए और यूपी के TST PhD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।